साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बीती रात तकरीबन 11 बजे सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. सिंह पटेल के बनारस स्थित आवास पर बनारस के शिवपुर थाना की स्थानीय पुलिस धमक देती है। और वो पहुंची इसलिए थी क्योंकि सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक पोस्ट डाल दी थी कि 11 जून यानी कि आज वो विधानसभा का घेराव करेंगे। किस मामले में? इसलिए क्योंकि प्रतापगढ़ में जो गोविंदपुर में घटना घटी थी, वहाँ की पीड़ित लोगों को, महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, ठीक धाराओं में एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे समय में जब तमाम पार्टी के नेता वहाँ पहुँच चुके हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग सुनवाई कर चुका है, स्पष्ट एफआईआर के निर्देश दे चुका है, उसके बाद भी डीएमएसपी को एक नोटिस दे चुका है, इसके बाद भी आरोप ये है कि स्थानीय मंत्री के दबाव में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। लोगों की गिरफ्तारी और न्याय मिलना तो बाद की बात है। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि ऐसे समय में जब देश भर में लॉकडाउन चल रहा है तो स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है और राजधानी लखनऊ में भी चल रहा है, तो ऐसे समय में विधानसभा घेराव के लिए लोगों को एकजुट करना क्या ये सही कदम है? अगर सही तौर पर देखा जाए सरकार के नज़रिए से तो बिल्कुल सही कदम नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में लोग इकट्ठे होंगे, कोरोना महामारी फैलने का डर भी होगा। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस कदम के लिए इन तमाम सारे सामाजिक संगठनों को, अन्य संगठनों के नाम भी मैं फेसबुक पर देख रहा हूं, तमाम संगठन पोस्ट कर रहे हैं कि 11 जून को हम लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को ये कदम उठाने के लिए बाध्यकारी कर्ता कौन है? नेशनल जनमत का स्पष्ट तौर पर मानना है कि सरकारों के अंदर जो न्यायिक चरित्र ना होकर के जातीय चरित्र होता है, उसकी वजह से इन सारे लोगों को धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये घटना प्रतापगढ़ में 22 मई को घटी थी, यानी कि 22 मई से 11 जून को ये लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। लगभग 20 दिन बीत गए, लेकिन सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ऐसे समय में जब उस गांव में तमाम पूर्व मंत्री और तमाम पार्टी के नेता पहुंचते हैं, पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद उस गांव में पहुंचते हैं, पुलिस घुसने नहीं देती है किसी प्रकार से। दद्दू प्रसाद और बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न थेरा जी उस गांव में पहुंचते हैं, उनके साथ फर्क इंडिया के पत्रकार पहुंचते हैं, उस गांव का छुपा हुआ सच बाहर निकाल करके लाते हैं। तमाम सारे अन्य नेता जो पहले पहुंच चुके हैं, मैं उनके नाम नहीं दोहराऊंगा, लेकिन स्थिति ये होती है कि सत्ता पक्ष में शामिल अपना दल का प्रतिनिधिमंडल भी वहां पहुंचता है। राम सिंह पटेल, बाल कुमार पटेल समेत अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी भी पहुंचते हैं। 2,05,000 रुपए भी उस गांव के लोगों को देते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है अखिलेश कटियार के नेतृत्व में, वो लोग भी 2 लाख रुपए उन लोगों को देते हैं। अपना दल का जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था उसने भी 1 लाख रुपए इन लोगों को दिया। लेकिन क्या इन सब से पीड़ितों को न्याय मिल गया? नहीं मिला। 10 जून को जब इन पीड़ितों से मिलने के लिए तीन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जनाधार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा और वो वाला अपना दल जो सत्ता में शामिल नहीं है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल समेत तमाम लोग इन पीड़ित पक्ष से मिलने के लिए पहुंचते हैं, तो प्रतापगढ़ की पुलिस इन लोगों को मिलने से मना कर देती है। आखिर देश में इस समय ऐसी कौन सी इमरजेंसी लगी हुई है कि जनप्रतिनिधि लोग पीड़ित पक्ष से मिल भी नहीं सकते? हालांकि इन लोगों को मिलने के लिए जो एफर्ट करना चाहिए था, वहां धरना प्रदर्शन पर बैठ जाना चाहिए था, वो प्रयास नहीं किए गए। लेकिन फिर भी अगर ये लोग पीड़ित से मिलने के लिए वहां पहुंचे थे तो इन लोगों को पहले ही 2-2, 3-3 थानों की पुलिस लगा करके क्यों रोक दिया? आखिर ऐसा क्या था कि ये लोग पहुंच जाते, वो चीज देख लेते? सब कुछ लोगों के सामने आ चुका है। अभी तक लोगों ने इस सरकार का क्या बिगाड़ लिया? उन महिलाओं के बयान भी आ गए जिन्होंने कहा हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, हमारी बहन बेटियों को बाथरूम के दरवाजे तोड़ तोड़ करके बाहर निकाला गया, कुल्हाड़ी से हमले किए गए, छप्पर जला दिए गए, जानवर जला दिए गए। सब कुछ लोगों के सामने है। जब अभी तक लोग कोई कार्रवाई नहीं करवा पाए तो ये 3 लोग पहुंच जाते तो उसमें कौन सी दिक्कत आन पड़ती? लेकिन संभवतः चूंकि ये तीनों लोग अलग अलग वर्ग से आते हैं, सरकार को या वहां स्थानीय नेताओं को इस बात का अंदेशा था कि अगर ये बहुजन यूनिटी की तरफ बढ़ती है तो उनको आगे चुनाव में नुकसान हो सकता है। इन्हीं सब राजनीति के बीच में समाज के भारी दबाव के बाद अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की तरफ से भी एक पत्र जारी किया जाता है और वो बताती हैं कि 12 जून को समय निकालेंगी प्रतापगढ़ के गोविंदपुर जाने के लिए।
ये तो ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में वहां जो पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है, कुर्मी पक्ष के 10 लोग जेल के अंदर ठूंस दिए गए हैं। सीता वर्मा, नन्हे वर्मा, जिसका सबसे पहले विवाद हुआ था उस धुई गांव के रहने वाले अनिल तिवारी पक्ष से, उस नन्हे वर्मा की पत्नी सीता वर्मा, जिन्होंने प्रतापगढ़ के एसपी और स्थानीय थानाध्यक्ष को भी तहरीर दी थी। सीता वर्मा की तरफ से तो कम धाराओं में एक एफआईआर फौरी तौर पर दर्ज कर ली गई, लेकिन आज सीता वर्मा के बेटे को खेत में काम करते हुए उठा लिया गया। इन घटनाओं के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? श्रेय लेने की होड़ में लगे तमाम सारे नेताओं के पिछलग्गुओं से मैं पूछना चाहता हूं कि ये निर्दोष हरिकेश वर्मा, जिसके खिलाफ किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, आखिर इसको प्रतापगढ़ पुलिस की तरफ से उठाया क्यों गया? कौन इसके इंसाफ के लिए लड़ेगा? जो लोग पहुंच रहे हैं, जो लोग आगे भी पहुंचेंगे, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाएंगे, लेकिन इन पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं अपने मूल सवाल पर लौटता हूं कि आखिर लोगों को आंदोलन की राह क्यों देखनी पड़ती है? क्योंकि वर्तमान सरकार में ऐसा देखा गया है कि कुछ चुनिंदा जाति के लोग अगर अपराधी होते हैं तो पहले तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, और मान लो धरना प्रदर्शन करने के बाद, थाने का घेराव करने के बाद एफआईआर दर्ज हो भी जाती है तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। एक अकेला उदाहरण नहीं है। सरकार पर अविश्वास का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में ही आईपीएस के रूप में तैनात अमिताभ ठाकुर भी उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि 69,000 भर्ती के मामले में उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, और इन साक्ष्यों को लेकर के इलाहाबाद के यानी कि प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन एक मौजूदा आईपीएस की एफआईआर कर्नलगंज इंस्पेक्टर ने दर्ज नहीं की। ये खुद कहना है एक मौजूदा आईपीएस का। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि एसटीएफ इस मामले की ठीक से और निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर, उसकी निष्पक्षता पर उत्तर प्रदेश सरकार के ही आईपीएस सीधे सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं डीजीपी समेत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। आप टाइमिंग भी देखिए कि जब 69,000 भर्ती पर हाईकोर्ट रोक लगा देती है, उसके बाद अचानक से एसटीएफ एक्शन मोड में आती है और धड़ाधड़ लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर देती है, और यह भी बताने लगती है कि हमने टॉपर गिरफ्तार कर लिया, ये गिरफ्तार कर लिया। 69,000 की भर्तियां जब सामान्य प्रक्रिया से चल रही थीं, उस पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी। जब उन भर्तियों में पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों ने सवाल नहीं उठाए थे कि ओवरलैपिंग के आधार पर हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे पहले एसटीएफ ने इन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की थी? निश्चित तौर पर इन सारी चीजों पर सवाल उठते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार के न्यायिक चरित्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। आईपीएस अमिताभ ठाकुर इतना ही इल्जाम नहीं लगाते, वो ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमरेश कुमार सिंह नाम का एक शख्स वर्तमान आईपीएस को धमकी दे रहा है, और वो इनको पत्र लिख करके कह रहा है कि आप और आपकी पत्नी नूतन ठाकुर, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो 69,000 भर्ती के मामले में अपने आप को दूर ही रखें तो ठीक होगा, वरना 6 महीने के भीतर उनको अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इस मामले में उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। सरकार और पुलिसकर्मियों के न्यायिक चरित्र पर यहीं पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था पीजीआई थाना क्षेत्र के बरौली गांव का, जहां 3 लोगों को उनके बाल मुड़वा करके, जूते की माला पहना करके घूमते दिखाया गया था। इन 3 लोगों में एक का नाम हंसराज लोधी है, यानी कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं। 2 लोग दिलीप और राकेश दलित समुदाय से आते हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कुछ जागरूक लोगों ने जाकर के इसकी पड़ताल की, तो सामने निकल करके ये आया कि ब्राह्मण पक्ष के, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन लोगों के ऊपर आरोप है, मेरा नहीं, पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, भारी दबाव के बाद इन लोगों के खिलाफ इस अमानवीय कृत्य को करने के लिए शुभम दीक्षित, नितिन दीक्षित, शिवम दीक्षित, अमित दीक्षित, नन्हे दीक्षित, विजय दीक्षित, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ब्राह्मण पक्ष के लोगों ने इन लोगों के साथ अमानवीयता की थी। उसमें जब तक सोशल एक्टिविस्ट सामने नहीं आए थे, तब तक पुलिस ने खानापूर्ति ये की थी कि जिन लोगों के खिलाफ ये जुल्म हुआ था, उन्हीं लोगों को चोरी की धाराओं में जेल में बंद कर दिया था। इन लोगों पर एक मोबाइल और टेबल फैन चोरी करने का आरोप लगाया था। स्थानीय लोग और जो एक्टिविस्ट इसमें सक्रिय हैं, उन्होंने बताया कि ये पूरी तरीके से झूठ और मनगढ़ंत है। लेकिन मैं पुलिस की थ्योरी मान लेता हूं कि आपने कहा कि ये लोग चोर थे, एक मोबाइल और एक टेबल फैन इन लोगों ने चुराया था, तो क्या किसी को इस बात की इजाजत दी जा सकती है इस देश में कि वो
चोरी के इल्जाम के लिए किसी को इस तरीके से पीटे, उसके सिर मुड़ा दे, उसके गले में जूतों की माला पहना करके पूरे गांव में घुमाए। अगर नहीं था तो आपका न्यायिक चरित्र जब तक लोग एक्टिव नहीं हुए थे तब तक कहां चला गया था? क्यों इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी? लोगों की सक्रियता को मैं सलाम करता हूं। इन्हीं की वजह से इन 8 लोगों में से 2 लोगों को, जो आरोपी पक्ष है दीक्षित पक्ष, उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गजरमऊ गांव में राधे श्याम यादव की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है डंडों से, और उसके परिवार के तमाम लोग घायल हो जाते हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। इसमें आरोपी बनाए जाते हैं महेंद्र प्रताप उपाध्याय, सूबेदार उपाध्याय, अमन उपाध्याय, आलोक उपाध्याय, आशुतोष उपाध्याय। तो मैं क्यों ना कहूं कि यह संघर्ष ब्राह्मणों और यादवों के बीच में था। इस पक्ष में भी बड़ी मुश्किल के बाद एफआईआर दर्ज होती है। हालांकि ये पक्ष पहले भी यादव समाज के लोगों को पीट चुका था, बड़ी मुश्किल में उसमें भी एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। अब भी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। अब ऐसे समय में जब राधे श्याम यादव की मौत हो गई है, उनकी डेड बॉडी घर पर पहुंची है, तो उनके परिवार के लोग सीधे सीधे कह रहे हैं जब तक डीएम और एसपी मौके पर नहीं आएंगे और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम अंतिम संस्कार कराने को तैयार नहीं हैं। परिवार के लोगों को संदेह ये है कि चूंकि ये सारे लोग स्थानीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के सजाती हैं, इसलिए उनके करीबी भी हैं, तो रमेश चंद्र मिश्रा इन लोगों की पहले भी गिरफ्तारी नहीं होने दे रहे थे जब मारपीट की गई थी। अब मृत्यु होने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। ये जो अविश्वास है, जो जाति को लेकर के इस तरीके का भाव है कि इसके जाति के विधायक या सांसद हैं तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करने देंगे, यही मामला प्रतापगढ़ में भी सामने आ रहा है, यही मामला जौनपुर में भी सामने आया, यही मामला प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के मुरैनी से भी सामने आता है। 22 मई को राज बहादुर पटेल की हत्या हो जाती है। आरोप लगता है कुछ ठाकरों पर और उनका साथ देने वाले कुछ यादवों पर, क्योंकि उनका भी विवाद इस पटेल परिवार से पहले से ही चल रहा था। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है। परिवार के लोग बताते हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई थी। दरअसल गांव के लोगों में डेड बॉडी आने के बाद उस ठाकुर पक्ष के लोगों के लिए बहुत गुस्सा था, तो एक स्थानीय नेता के कहने पर इन लोगों को थाने बुला लिया गया था ताकि गांव के लोगों के कोप भाजन से बचा जा सके। लेकिन बाद में कुछ दबाव पड़ा तो इन लोगों की थाने में ही गिरफ्तारी दिखा दी गई। लेकिन अन्य 7 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। परिवार के लोगों का आरोप है कि एक स्थानीय एक दबंग नेता के दबाव की वजह से यह गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। मैं जिस मूल न्यायिक चरित्र की बात कर रहा हूं, वो मूल न्यायिक चरित्र जौनपुर में ही एक निषाद समाज की बेटी से दुष्कर्म के बाद हत्या करने पर भी सामने नहीं दिखता है। उसमें पहले 3 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, बाद में 2 लोगों को निकाल दिया जाता है, एक व्यक्ति अपने ऊपर इल्जाम ले लेता है। घटना के बारे में आपको अलग से वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बता देता हूं कि इस घटना में जो 3 मेन आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर रही है। उस गांव का जो प्रधान है उसने सारे साक्ष्य मिटा दिए हैं, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पुलिस इस बात के भी सबूत नहीं जुटा रही है कि उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, जबकि तीनों लोगों ने पहले कबूल कर लिया था कि हमने इस लड़की का गैंगरेप करने के बाद इस निषाद समाज की बेटी की हत्या कर दी है। चूंकि वो तीनों नाम सत्ता से समर्थित जो दोनों जातियां हैं उन्हीं से आते हैं, इसलिए भी यहां पर सरकार का और स्थानीय प्रशासन का जो न्यायिक चरित्र है वो नहीं दिखाई दिया। ये तमाम सारी घटनाएं बताने का मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य था कि अगर सरकारों में समय रहते न्यायिक चरित्र हो, देखिए कोई घटना घट गई ये अलग बात है, लेकिन घटना घटने के बाद अपराधियों की जाति देख करके पहले तो एफआईआर दर्ज न करना, फिर उनकी गिरफ्तारी न करना, यही वो सरकार का न्यायिक चरित्र है जो वर्तमान में पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से ऐलान कर देते हैं कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, कोई कहता है कि हम स्थानीय प्रशासन का घेराव करेंगे। निषाद समाज की बेटी के लिए जो लोग मांग उठा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम लोग जौनपुर में स्थानीय प्रशासन का घेराव करेंगे। ये सारी स्थितियां तब आती हैं जब पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता है। इसलिए मैं सरकार में बैठे हुए तमाम सारे जिम्मेदार लोगों से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, मुख्य सचिव से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि शासन प्रशासन में न्यायिक चरित्र पैदा करें। अगर किसी गरीब मजलूम के साथ कुछ अन्याय हुआ है, अगर समय रहते उसको इंसाफ मिल जाए
तो ना ही किसी नेता को राजनीति चमकाने का मौका मिलेगा, ना ही किसी जाति के संगठन को इसके नाम पर लोगों को मोबिलाइज करने का मौका मिलेगा, ना ही किसी संगठन को कानून हाथ में लेने की जरूरत पड़ेगी। इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ा विलेन है, वो है मीडिया। इसलिए क्योंकि वो भी जाति देख करके खबरों को चलाता है या गिराता है। इन तमाम सारी खबरों में प्रतापगढ़ का मामला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं लगातार 22 मई से फॉलो कर रहा हूं। जौनपुर में एक पीड़ित बेटी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम सारी घटनाओं में मीडिया का जातिवादी चरित्र भी सामने आता है, क्योंकि वो इन घटनाओं को लेकर के सामने नहीं आती है, इसलिए इंसाफ मिलने में देरी होती है। मैं यहां पर एक घटना का उदाहरण दे देता हूं। प्रतापगढ़ में आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र, जिसके अंतर्गत गोविंदपुर और परसद दोनों गांव आते हैं, यहां के ब्लॉक प्रमुख पति हैं सभापति यादव। इस मामले में बढ़ चढ़ करके उन्होंने वहां के स्थानीय विधायक और मंत्री मोती सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसकी वजह से उनका अब आरोप ये है, उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा है, स्थानीय प्रशासन को लिखा है, मुख्यमंत्री को भी लिखा है। उनका कहना है कि उनको इन मंत्री महोदय और उनके बेटे से जान का खतरा है। अब आप देखिए, स्थानीय मीडिया की ये भी हिम्मत नहीं है वो अपनी खबर में इन मंत्री महोदय का नाम लिख दें। ये है स्थानीय मीडिया पर उन मंत्री महोदय का टेरर। बगल में खबर आप देख रहे हैं, अमर उजाला की खबर है, खबर तो छाप दी लेकिन एक मंत्री लिख दिया। अगर सीधे सीधे सभापति यादव आरोप लगा रहे हैं तो सभापति यादव के हवाले से मैं भी आपसे कह रहा हूं, सभापति यादव के हवाले से तमाम सारी मीडिया एक कह सकती है लेकिन नहीं कहती है। यही जो न्यायिक चरित्र है जिसकी वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। लोगों को मजबूरन घेराव, चक्का जाम और प्रदर्शन जैसे गैरकानूनी कदम कई बार उठाने पड़ते हैं। अब कुल मिलाकर के सरकार ने पूरी कोशिश कर ली है कि 11 जून को लखनऊ में प्रदर्शन ना हो पाए। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नजरबंद कर दिया गया है। उनके घर के बाहर 5 पुलिसकर्मी बैठाल दिए गए हैं। पुलिस वालों ने धमकी दी है कि अगर आपने कोशिश की तो कल आपको थाने ले जा करके आपको विभिन्न धाराओं में जेल भी भेज दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद तमाम सारे संगठन अभी भी फेसबुक पर लिख रहे हैं कि आप एकजुट होइए। इस पूरे मामले में आज क्या होगा, पूरे घटनाक्रम से आपको अवगत कराऊंगा। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है